आज पीएम मोदी किसानों को देंगे 14वीं किस्त की सौगात। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त को जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिवसीय राज्य के दौरे पर राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। राजस्थान के सीकर में देश के 8.5 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे सम्मान निधि। अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा। सभी दलों के नेताओं ने की है मांग और सभी दलों के नेताओं से आज बातचीत करेंगे स्पीकर। अविश्वास प्रस्ताव पर 2 दिन की जा सकती है चर्चा। संसद में काले कपड़े पहनेंगे इंडिया गठबंधन के सांसद। संसद में जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे सभी सांसद। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की पसमानदा स्नेह संवाद यात्रा की आज से शुरुआत। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से जेपी नड्डा की मौजूदगी में निकलेगी यात्रा। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर लगी रोक के बाद हाईकोर्ट आज फिर से करेगा मामले पर सुनवाई। दोपहर 3 बजे तक आ सकता है कोर्ट का फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीकर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। सम्मान निधि की देंगे 14वीं किस्त। किसान समृद्धि केंद्रों का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी गोल्ड यूरिया भी करेंगे लॉन्च और सांवली रोड स्थित मेडिकल कॉलेज के सामने होगी सभा। पीएम मोदी सुबह 11 बजे पहुंचेंगे सीकर। अलर्ट मोड पर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। तो प्रशासन अलर्ट मोड पर है और तैयारियों में जुटा हुआ है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां तेजी के साथ यहां पर चल रही हैं। और यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सांवली रोड स्थित जनसभा भी पहुंचेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे पहुंचेंगे। तो अलर्ट मोड पर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। यह आम जानकारी आपको हम बता दें। सीकर में आज प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होगी और यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं, सम्मान निधि की 14वीं किस्त भी देंगे। तो सम्मान निधि की किस्त भी सौंपेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर पीएम मोदी पहुंचेंगे और कई चीज़ों को लेकर विस्तार से बातचीत हो सकती है। पीएम मोदी गोल्ड यूरिया भी यहां पर लॉन्च करने वाले हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। अलर्ट मोड पर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। अहम खबर आपको हम बता दें, अलर्ट मोड पर प्रशासन और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सीकर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, सम्मान निधि की 14वीं किस्त भी सौंपेंगे। तो यह आम जानकारी है, जहां पर आज राजस्थान के सीकर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसान समृद्धि केंद्रों का भी यहां पर उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री और पीएम मोदी गोल्ड यूरिया भी यहां पर लॉन्च करने वाले हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पीएम मोदी गोल्ड यूरिया भी लॉन्च करेंगे और सांवली रोड स्थित मेडिकल कॉलेज के सामने होगी सभा। तो मेडिकल कॉलेज के सामने सभा होने की बात सामने आई है और सुबह 11 बजे सीकर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। यह हम खबर आपको हम बता दें। अलर्ट मोड पर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। तो प्रशासन अलर्ट मोड पर है और तैयारियों में जुटा हुआ है। सीकर में आज पीएम मोदी की जनसभा होगी। तो सीकर में आज प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होनी है। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अलर्ट मोड पर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। फिलहाल इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता दें। प्रशासन अलर्ट मोड पर तैयारियों में जुटा हुआ है। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सम्मान निधि की 14वीं किस्त भी सौंपेंगे प्रधानमंत्री। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन भी करेंगे। तो
तो किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री। अहम जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और पीएम मोदी गोल्ड यूरिया भी लॉन्च करेंगे, तो गोल्ड यूरिया भी लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और सांवली रोड स्थित मेडिकल कॉलेज के सामने होगी सभा। तो सांवली रोड स्थित मेडिकल कॉलेज के सामने सभा होगी। वहीं पीएम मोदी सुबह 11 बजे पहुंचेंगे सीकर। तो सुबह 11 बजे पीएम मोदी सीकर पहुंचेंगे। अलर्ट मोड पर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। तो प्रशासन अलर्ट मोड पर तैयारियों में जुटा हुआ है। सीकर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सम्मान निधि की 14वीं किश्त भी सौंपेंगे प्रधानमंत्री। तो सम्मान निधि की 14वीं किश्त भी प्रधानमंत्री सौंपेंगे और किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। तो किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी गोल्ड यूरिया भी लॉन्च करने वाले हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर गोल्ड यूरिया भी लॉन्च की जाएगी। पीएम मोदी गोल्ड यूरिया भी लॉन्च करेंगे। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम जानकारी। और सांवली रोड स्थित मेडिकल कॉलेज के सामने सभा होगी। तो सांवली रोड स्थित मेडिकल कॉलेज के सामने होगी सभा। पीएम मोदी सुबह 11 बजे पहुंचेंगे सीकर। तो सुबह 11 बजे सीकर पहुंचेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में सुनील कछवा जुड़ चुके हैं। सुनील, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के सीकर पहुंचने वाले हैं और यहां पर उनका क्या कुछ प्लान रहने वाला है, उनके आगमन को लेकर क्या तैयारियां हैं, इस सब से जुड़ी आपके पास क्या जानकारी है? तो हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के सीकर पहुंच रहे हैं। और यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीएम मोदी गोल्ड यूरिया भी यहां पर लॉन्च करने वाले हैं। और सांवली रोड स्थित मेडिकल कॉलेज भी पहुंचेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे सीकर पहुंचेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। तो सुबह 11 बजे सीकर पहुंचेंगे। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता दें। और अलर्ट मोड पर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रशासन अलर्ट मोड पर और तैयारियों में जुटा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। आज सुबह 10 बजे विपक्षी नेताओं की बैठक होगी। स्पीकर भी आज सभी दलों के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और 2 दिनों तक चर्चा की जा सकती है। ये जानकारी सामने आ रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर की जा सकती है 2 दिन चर्चा। आज सभी नेताओं के साथ स्पीकर भी बातचीत करेंगे। तो यह हम खबर आपको हम बताते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर 2 दिन चर्चा की जा सकती है। यह आम जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से खबर। अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा संभव है। तो यह आम जानकारी। और आज सुबह 10 बजे विपक्षी नेताओं की बैठक होगी। तो सुबह 10 बजे विपक्षी नेताओं की होगी बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। विपक्षी नेताओं की बैठक होनी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर 2 दिन चर्चा की जा सकती है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगले हफ्ते 2 दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अगले हफ्ते 2 दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। यह अहम खबर सामने आ रही है इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और इसी बीच आम खबर आपको प्रयागराज से बताते हैं, जहां पर ज्ञानवापी सर्वे पर आज फिर से होगी सुनवाई। हाईकोर्ट में आज 3:30 बजे मामले पर सुनवाई की बात सामने आई है। तो ज्ञानवापी सर्वे के मामले पर आज फिर से सुनवाई होगी। एसआई सर्वे पर आज 3:30 बजे तक के लिए रोक है और दोपहर 3:30 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई की बात सामने आई है। तो दोपहर 3:30 बजे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज 3:30 बजे सुनवाई होगी। आज कोर्ट में फिर से हिंदू पक्ष की बहस होगी। तो आज कोर्ट में फिर से हिंदू पक्ष की बहस और एएसआई सर्वे को लेकर यह आम खबर आपको बता दें। फिलहाल सुनवाई पर सर्वे पर रोक की मांग कर रहा है मुस्लिम पक्ष। तो मुस्लिम पक्ष सर्वे पर रोक की मांग कर रहा है। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, जहां पर आज फिर से सुनवाई होगी। ज्ञानवापी सर्वे पर आज फिर से होगी सुनवाई। तो ज्ञानवापी सर्वे के मामले पर आज फिर से सुनवाई होनी है। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट में आज पूरे मामले पर एक बार फिर से सुनवाई की बात सामने आ रही है।
और फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, एसआई सर्वे पर आज 3:30 बजे तक के लिए रोक की बात सामने आई है। तो आज 3:30 बजे तक के लिए रोक की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, और एसआई सर्वे पर आज 3:30 बजे तक के लिए रोक की बात अहम खबर। आज पूरे मामले पर सुनवाई। एक तरफ जहां मुस्लिम पक्ष लगातार सर्वे पर रोक की मांग कर रहा है, और इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए वाराणसी से विक्की डे जुड़ चुके हैं और राहुल मिश्रा प्रयागराज से है। विक्की का रुख पहले कर लेते हैं। विक्की, वाराणसी की बात करें तो आज देखिए यहाँ पर आज तक के लिए सर्वे पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब कल तक का वक्त था। अगर याचिका उनको डालनी थी हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से तो डाली जानी चाहिए थी, लेकिन आज जब पूरे मामले पर फिर से सुनवाई होगी, क्या लगता है किस दिशा में जो बहस है वो आगे बढ़ने वाली है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिला अदालत द्वारा जो ज्ञानवापी परिषद का सर्वे कराने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद 24 तारीख को एएसआई सर्वे की 30 सदस्यों की ज्ञानवापी परिषद पहुंचती है और अपने आप अब इनकी जो टीम है वो 4 भागों में डिवाइड करके, चारों भाग में डिवाइड करके सर्वे का कार्य शुरू किया जाता है। सर्वे लगभग 5 घंटे होते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की, तो उनका सर्वे से विरोध था और वो सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंच के उन्होंने कहा कि यहाँ पे खुदाई चल रही है, इसको एएसआई सर्वे को रोका जाए। इसके बाद शाम दोपहर 2 बजे तक लगभग रोक लग जाती है और बुधवार शाम 5 बजे तक रोक लगाने के आदेश दिया जाता है। तो कल तक जो रोक था और कल सुनवाई भी थी हाईकोर्ट में, जिसके बाद वहाँ पे तर्क वितर्क चलते रहे दोनों पक्ष में। कई चीफ जस्टिस ने पूछा क्या ऐसा सर्वे पहले कभी हुआ है, तो उसी को हिंदू पक्ष के वकील शंकर जैन ने कहा राम जन्मभूमि मामले में ऐसा एएसआई का सर्वे हो चुका है और उसमें कोई क्षति नहीं पहुंची है। तो फिर इनको इस पक्ष को मुस्लिम पक्ष को एएसआई सर्वे से दिक्कत अधिक क्या है कि सत्यता कैसे बाहर आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हिंदू पक्ष की ओर से ये बात रखी गई थी, लेकिन क्योंकि लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ी जा रही है, इसलिए कानूनी जो दांव पेच होते हैं वो दोनों ही पक्षों के वकीलों की ओर से किए जा रहे हैं। राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, पूरे मामले पर सुनवाई है हाईकोर्ट में आज 3:30 बजे। क्या लगता है क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है? क्योंकि उस दिन सर्वे शुरू हुआ और शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई। ये कहा गया कि मुस्लिम पक्ष को सही समय मिलना चाहिए था, लेकिन अब वक्त दिया गया था, उनके पास वक्त था आज तक का अगर उन्हें याचिका लगानी थी। क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जी, आपसे बता दें 3 से 3:30 जो लमसम जो लास्ट इनका है, कल ही क्यों 5 बजे तक स्टे था कल, और उसमें आज भी कुछ मिला है उन्हें अग्रिम कार्रवाई करने के लिए 3:30 बजे तक सुनवाई हो जाएगी। और जहां तक है अब तक तो मुस्लिम पक्ष अब जो है भौकलाया हुआ है, कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन गलत हो रहा था राम जन्मभूमि में जो यही जो टीम गठित हुई थी उसने जो न्याय करा उस टाइम क्यों नहीं बोले, और आज जो है आज इनमें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं गलत है, साथ को वहां से नहीं आनी चाहिए। अब कानून को ये कानून से भी खिलवाड़ करने चाहते हैं, लेकिन जो कोर्ट है, कोर्ट जो अपने निर्णय के हिसाब से ही कार्रवाई करेगी और इन्हें लगना चाहिए कि जो कोर्ट कर रहा है वो सबके लिए सर्वोपरि है। क्योंकि हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट से इन्हें राहत नहीं मिली, हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट में भी इन्हें आज जो कल की बहस हुई, कल हिंदू पक्ष मजबूत था, मजबूती सा लड़ा, और जो उनके वकील थे हिंदू पक्ष के वो मजबूती सा लड़ा, और आज भी बता दे 3:30 लमसम जो आएगा, जहां तक कि क्योंकि निचली अदालत में कहीं न कहीं ठुकराए गए थे, जो कहीं न कहीं इनका गलत फैसला हुआ था, उसी फैसले के हिसाब से हो सकता है हाईकोर्ट आज फिर से जांच करवाए और जांच करवा करके जो उचित रहे वो न्याय करवाए। क्योंकि हिंदू पक्ष अब मनमानी पे आ गया है, ये अभी नहीं जानता जो कानून का राज चल रहा है यहाँ पे, कानून जो कहेगी वही होगा। पहले था कि राजा रजवाड़ों का काम था। ठीक है, आपके पास लौटेंगे राहुल। एक बार फिर से विक्की का रुख कर लेते हैं। विक्की, इस पूरे मामले में देखिए दोनों पक्षों की, एक तरफ जहां वकील कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दोनों पक्षों के जो समर्थक है, जो आम जनता अपने अपने पक्षों का समर्थन कर रही है, वो भी फैसलों का इंतजार कर रही है। फिलहाल क्या लगता है किस तरीके का माहौल वाराणसी में देखने को मिल रहा है? सर्वे पर रोक लग गई थी, लेकिन जो लोग हैं, जो पक्षकार हैं, उनका क्या कहना है पूरे मामले पर? देखिए, बात करें पक्षकार की, तो दोनों ही पक्षकार में जो है इस समय निगाह जो है हाईकोर्ट पे टिकी हुई है 2 दिन से। कल तक तो शाम 5 बजे तक रोक थी, उस पर नजर टिकी हुई थी, लेकिन जो रोक एक दिन बढ़ा के आज
3:30 बजे पुनः एक बार सुनवाई होगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष द्वारा एक दिन का और समय मांगा गया, तो इस सुनवाई को आज के लिए और बढ़ा दिया गया। आज 3:30 बजे सुनवाई होगी और इसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। क्या सर्वे के लिए रोक लगा दिया जाता है या फिर सर्वे पुनः एक बार शुरू कराने का आदेश दिया जाता है। क्योंकि कल जो है चीफ जस्टिस ने पूछा था एएसआई के अधिकारी से कि आप 21 जुलाई तक सर्वे को पूरा कर दीजिए, तो उसको एएसआई के अधिकारी ने कहा था कि कोशिश किया जाएगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ उस दिन के सर्वे में 5% ही हम सर्वे कर पाए हैं। ठीक है। और अभी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है जी। ठीक है, आप दोनों को बहुत ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर हाईकोर्ट में आज 3:30 बजे पूरे मामले पर सुनवाई की बात सामने आ रही है और इस सुनवाई के बाद काफी कुछ साफ होने वाला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एसआई का सर्वे शुरू होते ही यहां पर रोक लगा दी थी और कहा था कि मुस्लिम पक्ष को भी वक्त मिलना चाहिए। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप पूरे मामले में कोई सुनवाई कराना चाहते हैं तो हाई कोर्ट जाएं, और हाई कोर्ट जाने के लिए आज तक का वक्त मुस्लिम पक्ष के पास था। और एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुलंदशहर से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर मासूम से रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। 73 दिनों में आरोपी को मिली फांसी की सजा। फांसी की सजा सुनाए जाने पर खुशी का माहौल देखने को मिला है। परिजनों ने फैसले का स्वागत करते हुए जश्न मनाया, लोगों को कोल्ड ड्रिंक बांटकर खुशी जाहिर की है। और 4 साल की मासूम से दरिंदगी के बाद की हत्या, दरिंदे को सुनाई गई फांसी की सजा। पुलिस की सख्त पैरवी से हुआ न्याय। पुलिस ने महज 14 दिन में कोर्ट में पेश की चार्जशीट और बुलंदशहर पुलिस ने पीड़ित परिवार से क्या वादा निभाया है। बच्चे के गुनहगार का हिसाब हुआ है, तो बच्चे के गुनहगार का यहाँ पर हिसाब हुआ है। 4 साल की मासूम से दरिंदगी के बाद हत्या कर दी गई थी। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और दरिंदे को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो दरिंदे को फांसी की सजा सुनाई गई और पुलिस की सख्त पैरवी से न्याय होने की बात सामने आई है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस की सख्त पैरवी से न्याय की बात सामने आई। बुलंदशहर में ये पूरा मामला सामने आया है। प्रदेश भर में सनसनीखेज घटनाओं में प्रभावी पैरवी व सजा दिलाने के उद्देश्य से ऑपरेशन कन्विक्शन डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में आज जनपद बुलंदशहर में 23 अप्रैल 2023 को थाना जहांगीराबाद क्षेत्रांतर्गत हुई एक जघन्य घटना में अभियुक्त को फांसी की सजा व 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, फांसी की सजा मिलने पर खुशी की लहर लोगों में देखने को मिली, क्योंकि इस तरीके के जघन्य अपराध के लिए लोग ऐसी ही सजा की बात करते हैं। अनिल जी देखिए बिल्कुल गर्मा, मैं आपको बता दूं जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से जो कोर्ट ने जो ध्रुव राय की पोस्को कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, और जो मात्र 73 दिनों में जिस तरह से जो फहीम नाम का जो हैवान था उसके लिए जो 4 साल की मासूम बच्ची से रेप और रेप के बाद हत्या करने के बाद हत्या कर दी गई थी, तो उसमें जिस तरह से ध्रुव राय की पोस्को कोर्ट ने उसके लिए फांसी की सजा और 1,20,000 का आर्थिक दंड दिया है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जनपद बुलंदशहर में जो परिवार के लोग हैं उन्होंने खुशी की लहर है। उन्होंने कहा है कि आज हमारे जो बच्ची के साथ घटना को अंजाम दिया था हैवान ने, उसका आज हिसाब हो गया। और उन्होंने एसएसपी का और तमाम जो जज है ध्रुव राय पोस्को उनके और तमाम जो वकील है पक्ष के उनके सबका शुक्रिया अदा किया है। और उन्होंने जो सबसे आपको अहम चीज बता दूं, जो जहांगीराबाद कोतवाली के जो कोतवाली प्रभारी थे नीरज कुमार, उनका सबसे ज्यादा शुक्रिया क्या है। उन्होंने 24 अप्रैल को जिस तरह से घटना घटित हुई थी और उस घटित के बाद जनपद बुलंदशहर में पूरी तरह से जघन्य अपराध को लेकर जो वहां के जो थाना प्रभारी थे नीरज कुमार, उन्होंने तत्काल मुकदमा दर्ज पंजीकृत किया था और पंजीकृत करने के बाद में सबको बरामद करते हुए जो आरोपी था उसको जेल भेजा तत्काल। और 14 दिन में जो पुलिस ने 14 दिन में चार्जशीट भेजी थी और चार्जशीट भेजने के बाद लगातार पुलिस पैरवी कर रही थी। और जो एसएसपी जनपद बुलंदशहर उन्होंने भी जो पीड़ित परिवार था उसे आश्वासन दिया था कि जो
अपराध किया है, जो जगन जो हैवान है फहीम, उसके लिए फांसी की सजा दिलाएंगे और आप लोगों को न्याय दिलाएंगे। ये उन्होंने एसएसपी ने और जो वहाँ के जो थाना प्रभारी नीरज कुमार थे, उन्होंने वादा किया था पीड़ित परिवार को। और मात्र 73 दिन में जिस तरह से जो जघन्य अपराध किया था उसके लिए कोर्ट ने जिस तरह से सजा सुनाई है, तो एक कहीं ना कहीं एक बहुत ही जनपद बुलंदशहर के लिए एक बहुत ही एक अच्छा दिन साबित होता है, जहाँ की जिस तरह से ऐसे ही अपराध करने वालों के लिए लगातार इस तरह की सजा सुनाते जाएंगे, तो लोगों के कहीं ना कहीं जो अपराध करते हैं, जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं हैवान, उनके लिए कहीं ना कहीं एक सोचने का मौका होगा कि इस तरह की घटना करने पर इस तरह का दंड मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिससे परिवार के लोग उन्होंने खुशी का जाहिर किया, और जो तमाम लोग हैं, जो तमाम थाना प्रभारी हैं, और उनके साथ मिल बांट कर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक भी वितरित किया और लोगों का मुंह भी मीठा कराया है। तो परिवार के लोगों में कहीं ना कहीं खुशी है, और उनके जो माँ है उन्होंने कहा है कि मैं तमाम पुलिसकर्मियों और तमाम जो जज हैं उनका और सब वकील साहब का सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मेरी बच्ची के साथ जिस तरह से घटना को अंजाम दिया था और आज मुझे न्याय मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि आगे इस तरह की घटना किसी भी बच्ची के साथ ना हो, और अगर घटना हो तो उसी को इसी तरह की सजा मिले कर्मा जी। बिल्कुल साफ तौर पर अनिल ठीक कह रहे हैं आप कि अगर इस तरीके की सजा मिलेगी तो लोगों में नजीर पेश होगी और आगे आने वाले वक्त में ऐसे अपराध करने से पहले लोग 100 बार सोचेंगे। शुक्रिया अनिल आपका अधिक जानकारी के लिए। तो अहम खबर आपको बता रहे थे, जहां पर फांसी की सजा सुनाए जाने पर अब लोगों में खुशी है, क्योंकि जिस तरीके के जघन्य अपराध को इसने अंजाम दिया था, इसके बाद लोग इसके लिए फांसी की सजा की ही मांग कर रहे थे। मासूम से रेप के बाद हत्या का ये पूरा मामला था बुलंदशहर में, जहां पर अब जो हत्यारोपी था उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। 73 दिन में आरोपी को फांसी की सजा मिली है। यह अहम खबर आपको बता दें, बुलंदशहर से ये मामला सामने आया और यहाँ पर परिजनों ने शुक्रिया अदा किया है। सबने हमारा पूरा सपोर्ट दिया है, पुलिस प्रशासन हमने पैरवी किस तरीके से ये परिवार यहाँ मौजूद तो ये इसमें तो मुझे एक माता दुआ यही है, मुझे बहुत खुशी है उसकी, तो उसने मेरी बच्ची के साथ करा एक मासूम की। तो आज राजस्थान के सीकर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आम खबर आपको हम बता दें, राजस्थान के सीकर पहुंचेंगे, आज उनका दौरा है और सीकर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं सीकर से, जहां पर सम्मान निधि की 14वीं किस्त भी सौंपेंगे प्रधानमंत्री। यह आम जानकारी आपको हम बता दें, सम्मान निधि की 14वीं किस्त भी सौंपेंगे और किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन किए जाने की बात सामने आई है। तो किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन भी किया जाएगा। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, और पीएम मोदी गोल्ड यूरिया भी लॉन्च करेंगे। तो पीएम मोदी की ओर से यहाँ पर गोल्ड यूरिया की लॉन्चिंग भी होगी और सांवली रोड स्थित मेडिकल कॉलेज के सामने होगी सभा। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर सामने आई है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर अलर्ट मोड पर प्रशासन है। तो अलर्ट मोड पर प्रशासन को कर दिया गया है। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पीएम के आगमन को लेकर प्रशासन ने सारी तैयारियां भी कर ली हैं। सम्मान निधि की 14वीं किस्त सौंपने के लिए आज प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और उस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें। अलर्ट मोड पर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। तो प्रशासन अलर्ट मोड पर तैयारियों में जुटा हुआ है। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री का दौरा है, सम्मान निधि की 14वीं किस्त भी सौंपेंगे। और सुनील कछवासी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुनील, आज प्रधानमंत्री का सीकर आगमन है, क्या जानकारी है आपके पास? उनके आगमन से जुड़ी पूरी शेड्यूल क्या रहने वाला है? बिल्कुल गरिमा, आपको मैं बता दूं, एक तरफ से जहां पे पूरे देश भर के अंदर इंडिया अलायंस को लेकर राजनीति गर्म है, वहीं पे राजस्थान के अंदर फिलहाल लाल डायरी का घमासान चल रहा है। और इसी लाल डायरी घमासान के बीच में प्रधानमंत्री मोदी सीकर से चुनावी शंखनाद करना चाह रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि शेखावाटी के झुंझुनू और सीकर के अंदर बीजेपी फिलहाल बहुत ही कमजोर है। जहां पे सीकर की 8 विधानसभा सीटें हैं, वहां पे 7 कांग्रेस के पास में और 1 निर्दलीय के पास में। वहीं झुंझुनू की अपन बात करें तो झुंझुनू के अंदर 7 विधानसभा सीटों के अंदर 6 कांग्रेस के पास में और 1 मात्र सीट सूरजगढ़ से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और 2 लोकसभा की सीटें जो बीजेपी के पास में। तो मोदी यहाँ से चाहते हैं कि 4.5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार है वो सीकर यहाँ पे आए, और वो चाहते हैं कि यहाँ
बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर आज प्रधानमंत्री का दौरा है, लेकिन सुनील हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए जिस तरीके की राजनीति इस वक्त देश में चल रही है उसमें राजस्थान का नाम भी काफ़ी ऊपर आता है, आने वाले वक्त में चुनाव भी है, ऐसे में क्या लगता है प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमलावर हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर की घटना को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, इसी तरीके से क्योंकि राजस्थान रेप में नंबर 1 रहा है और ये सिर्फ इस साल के आंकड़े नहीं बल्कि पिछले 3 सालों के आंकड़ों की बात करें तो ऐसे में क्या सरकार पर भी हमला बोल सकते हैं प्रधानमंत्री? क्या कुछ इस बार तेवर देखने को मिलने वाले हैं आज की जनसभा में प्रधानमंत्री के? बिल्कुल, आपको मैं वही बता दूं कि अभी विधानसभा सत्र के अंदर सरकार के ही मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी ही सरकार को घेरा था। उन्होंने बयान दिया था विधानसभा के अंदर कि मणिपुर को छोड़िए, सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और उसके मात्र 5 घंटे बाद में राज्यपाल की अनुशंसा पे है अशोक गहलोत ने अनुशंसा भिजवाई। उसके बाद में राजेंद्र सिंह हुड्डा को है वो सरकार से बर्खास्त कर दिया गया था। उसके ही 2 दिन बाद वो एक लाल डायरी लेके आए थे जिसमें बताया कि जब सरकार होटलों में थी उस टाइम के अंदर, उसी टाइम पे इनकम टैक्स और ईडी के जो छापे बिल्कुल, तो देखिए सुनील की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे जी बोलिए सुनील। जी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए कंप्लीट करें। धर्मेंद्र राठौड़ के वहां से उन्होंने कहा कि मैं एक लाल डायरी निकाल रखा था जिसके अंदर सारे सरकार के काले कारनामे को आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री परिषद में जो बैठे हुए लोग हैं उनके आप टेस्ट करा लीजिए, सब अधिकतर 70% लोग बलात्कारी और भ्रष्टाचारी मिलेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील आपका अधिक जानकारी के लिए। तो देखिए अहम खबर आपको हम बता रहे थे जहां पर आज राजस्थान के दौरे पर पहुंच रहे हैं। राजस्थान के सीकर में आज प्रधानमंत्री जाएंगे और यहां पर जनसभा भी होने वाली है, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री क्या कुछ कहेंगे ये बेहद अहम माना जा रहा है। सम्मान निधि की तरफ जहां वो चौधरी किस्त सौंपेंगे तो इसी के साथ साथ कई जगहों पर वो जनसभा में भी जाएंगे। आम जानकारी आपको बता दें, आज राजस्थान के सीकर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गाजियाबाद से खबर आपको बताते हैं जहां भाजपा विधायक के पति से धोखाधड़ी हुई है और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्लॉट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई, तकरीबन 30 लाख रुपए देने के बाद भी प्लॉट नहीं मिला। विधायक के पति ने 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। थाना मोदीनगर क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो थाना मोदीनगर क्षेत्र की यह पूरी घटना है, आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और तकरीबन 30 लाख रुपए देने के बाद भी प्लॉट न मिलने की बात सामने आई है। प्लॉट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है, प्लॉट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी हुई है, यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और तकरीबन 30 लाख रुपए देने के बाद भी प्लॉट नहीं मिला। तो 30 लाख रुपए देने के बाद भी प्लॉट न मिलने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें, विधायक के पति की ओर से ये बात कही गई। थाना मोदीनगर क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो थाना मोदीनगर क्षेत्र की यह पूरी घटना है फिलहाल इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता दें। और 30 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। तो 30 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फिलहाल यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और प्लॉट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है और तकरीबन 30 लाख रुपए देने के बाद भी प्लॉट नहीं मिला है। तो 30 लाख रुपए देने के बाद भी प्लॉट नहीं मिला, प्लॉट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी हुई है, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और तकरीबन 30 लाख रुपए देने के बाद भी प्लॉट नहीं मिला। विधायक के पति ने 2 के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। और अगली खबर है रायबरेली से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने आग लगा ली। अस्पताल ले जाते समय महिला की मौत हो गई है। युवक ने मृतका के बेटे पर चोरी का इल्जाम लगाया। पुलिस के दबाव की वजह से महिला ने आग लगाई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। गुदागंज थाने के पूरे हाउस का पुरवा गांव का मामला बताया जा रहा है। गुदागंज के पूरे हाउस के पुरवा गांव का मामला है, यह आम खबर आपको हम बता दें। और पुलिस के दबाव की वजह से महिला ने आग लगा ली। तो पुलिस के दबाव के चलते महिला ने यहां पर आग लगा ली है। युवक ने मृतका के बेटे पर चोरी का इल्जाम लगाया था। तो पुलिस की ओर से यहां पर दबाव बनाया गया, जिसके चलते महिला ने आग लगा ली। और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। तो सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यहाँ खबर रायबरेली से, संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने आग लगाई है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने आग लगा ली।
अस्पताल ले जाते समय महिला की जान चली गई है। तो अस्पताल ले जाते समय महिला की जान गई और युवक ने मृतका के बेटे पर चोरी का इल्जाम लगाया था। नाम जानकारी आपको बता दें, मृतका के बेटे पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था और पुलिस के दबाव की वजह से महिला ने आग लगाई है। तो पुलिस के दबाव के चलते महिला ने आग लगा ली। युवक ने मृतका के बेटे पर चोरी का इल्जाम लगाया था। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने आग लगाई है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने लगाई आग। आम खबर आपको हम बता दें, अस्पताल ले जाते समय महिला की मौत हो गई है। तो अस्पताल ले जाते समय महिला की मौत हुई है, यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और युवक ने मृतका के बेटे पर चोरी का इल्जाम लगाया। तो युवक ने मृतका के बेटे पर चोरी का इल्जाम लगाया था। ब्रॉड डेड आई थी, शांति देवी करके महिला थी, वाइफ ऑफ शिव कुमार, उम्र करीब 40 साल थी। जो परिजन लेके आए थे, छोटे लाल उनका नाम था और जलने के कारण इसकी मृत्यु हुई है, जैसा बता रहे हैं घर वाले। बाकी डिक्लेयर करके हमने डेथ बॉडी जो है वो पुलिस के हवाले कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद जो मेन होगा। और लखनऊ से अगली खबर है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के दौरान हंगामा हो गया। पुलिस स्क्वाड की गाड़ी को ही उठा ले गई है क्रेन। नो पार्किंग जोन में खड़ी थी पुलिस की स्क्वाड गाड़ी और विधानसभा गेट नंबर 6 के सामने यातायात पुलिस की ओर से एक्शन लिया गया है। कई कर्मचारी और अधिकारी यातायात बूथ पर पहुंचे हैं। मीडिया के कैमरे देखकर सभी यहां से रफूचक्कर हो गए। चालान देने के बाद छोड़ी पुलिस स्क्वाड की गाड़ी। तो यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर विधानसभा गेट नंबर 6 के सामने ये गाड़ी खड़ी थी और यातायात पुलिस की ओर से ये एक्शन यहां पर लिया गया है। तो यह आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कई कर्मचारी और अधिकारी यातायात बूथ पर पहुंचे, लेकिन कैमरे देखकर सभी यहां से रफू चक्कर हो गए हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सभी यहाँ से रफू चक्कर हो गए। और सिद्धार्थनगर से आम खबर आपको बताते हैं, जहां पर सीएचसी बेवा में निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिर गई। शटरिंग गिरने से काम कर रहे मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं। 3 मजदूरों की हालत नाजुक बताई जाती है। जिला अस्पताल बस्ती के लिए रेफर किया गया है। जिला अस्पताल बस्ती के लिए रेफर किया गया। डुमरियागंज के सीएचसी बेवा में स्टोर रूम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो यह हम जानकारी आपको बता दें, जहां पर स्टोर रूम का ये पूरा मामला है, जिला अस्पताल बस्ती के लिए रेफर कर दिया गया है। तो जिला अस्पताल बस्ती के लिए रेफर किया गया है और शटरिंग गिरने से काम कर रहे मजदूर को गंभीर चोटें आई हैं। तो यह हम जानकारी आपको बता दें, जहां पर गंभीर चोटें आने की बात सामने आ रही है। तो यहाँ हम जानकारी आपको हम बता दें, जहाँ पर शटरिंग गिरने से मजदूर को गंभीर चोटें आने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है, जहाँ पर जिला अस्पताल बस्ती के लिए अब रेफर कर दिया गया है। तो जिला अस्पताल बस्ती के लिए रेफर किए जाने की बात सामने आई है। शटरिंग गिरने से काम कर रहे मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं। तो शटरिंग गिरने से काम कर रहे मजदूरों को आई चोटें। 3 मजदूरों की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। और अगली खबर लखनऊ से आपको बताते हैं, जहां पर इमाम हुसैन के भतीजे की याद में मेहंदी जुलूस। हजरत कासिम की याद में निकला शाही जुलूस। 7 मुहर्रम को पूरी शान शौकत से निकाला जुलूस और पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला गया जुलूस।
नवाबी ने अवध के दौर से निकाला जाता है जुलूस और हर साल की तरह रस्म रिवाज के साथ निकला जुलूस। बड़ा इमामबाड़ा से छोटा इमामबाड़ा तक जुलूस निकाला गया है। मातमी धुन के साथ 7 मुहर्रम का शाही जुलूस निकला है। ये आम खबर। नवाबी ने अवध के दौर से निकाला जाता है जुलूस। ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और हर साल की तरह रस्म रिवाज के साथ जुलूस निकाला जाता है। तो हर साल की ही तरह रस्म रिवाज के साथ यहाँ पर जुलूस निकाला जाता है। बड़ा इमामबाड़ा से छोटा इमामबाड़ा तक जुलूस निकाला जाता है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें और मातमी धुन के साथ 7 मुहर्रम का शाही जुलूस निकाला गया है। लखनऊ से खबर। इमाम हुसैन के भतीजे की याद में मेहंदी जुलूस निकाला गया और हजरत कासिम की याद में निकला शाही जुलूस। तो हजरत कासिम की याद में शाही जुलूस निकला है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें। 7 मुहर्रम को पूरी शानो शौकत से जुलूस निकाला गया है। तो 7 मुहर्रम को पूरी शानो शौकत से जुलूस निकाला गया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच जुलूस निकाले जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह आम खबर। और नवाबी ने अवध के दौर से जुलूस निकाला जाता है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ हम जानकारी आपको हम बता दें। जहाँ पर हजरत कासिम की याद में जुलूस निकाला गया और 7 मुहर्रम को पूरी शानो शौकत से जुलूस निकाले जाने की बात सामने आई है। और फिलहाल यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हम लोग पूरे मुहर्रम के दौरान और सभी जुलूसों में हम लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस प्रशासन के साथ निरंतर कंधे से कंधा मिला करके हम लोग सहयोग करते हैं उनका। ये बिना वेतन के काम करते हैं और जितना ज्यादा ज्यादा वो अपना दे सकते हैं वो देने की कोशिश करते हैं। और सरकार के द्वारा जब ये बहुत अच्छा काम करते हैं तो इनको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाता है। अभी इस साल 15 अगस्त 2022 पर सुनील कुमार शुक्ला जी को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। ये छोटे इमामबाड़े से कासमैन जाता था। ये 74 के बाद से जो है आपके बड़े इमामबाड़े से ये जो है मतलब आके जो है तो छोटे इमामबाड़े जाता है। और फिलहाल यहाँ पर एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुलंदशहर से आम खबर आपको बताते हैं, जहां पर युवक को पिकअप में टक्कर मारती है। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने मृतक युवक के शव को मोर्चरी भेजा है और पुलिस ने पिकअप चालक को हिरासत में लिया है। तो यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस ने पिकअप चालक को हिरासत में लिया। अनूप शहर के कला बम्बा के पास हुआ हादसा। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और जहां पर पुलिस ने मृतक युवक के शव को मोर्चरी भेजा है और पुलिस ने पिकअप चालक को हिरासत में ले लिया है। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस ने पिकअप चालक को हिरासत में लिया और युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पुलिस ने मृतक युवक के शव को मोर्चरी भेजा है। तो पुलिस ने मृतक युवक के शव को मोर्चरी भेजा है और पुलिस ने पिकअप चालक को हिरासत में ले लिया है। तो पुलिस ने हिरासत में लिया। अनूप शहर की कलाबंबा के पास हुआ हादसा। फिलहाल यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर से खबर। युवक को पिकअप ने जोरदार टक्कर मारी है। तो युवक को पिकअप ने मारी जोरदार टक्कर। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। तो फिलहाल यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने मृतक युवक के शव को मोर्चरी भेजा है और पुलिस ने पिकअप चालक को हिरासत में ले लिया है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। तो युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई।
और दुमका राज्य सरकार ने बुधवार को पीताम्बर सिंह खिरवार को दुमका एसपी बनाया। वहीं ए दोड्डे को दुमका उपायुक्त का पदभार सौंपा गया है। दुमका सहित 7 जिलों के एसपी व 14 जिलों के उपायुक्त का भी तबादला किया गया है। 3 नवोन्नत एसपी को भी जिले की कमान सौंपी गई है। इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के बाद 7 जिलों के निवर्तमान एसपी को पुलिस मुख्यालय में योगदान का निर्देश दिया गया है। और अगली खबर मोगा से है, जहां पर असामाजिक और बुरे अंसरों के खिलाफ अभियान के तहत माननीय डीजीपी पंजाब के दिशा निर्देशों के तहत पंजाब के विभिन्न जिलों में सीएएसओ चलाया जा रहा है। और इसी की कड़ी में चलते आज एसएसपी मोगा जे नचेलियन के नेतृत्व में समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त अंसरों को पकड़े जाने के लिए मोगा के विभिन्न बस्तियों में मोगा पुलिस के द्वारा एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक चला और भारी पुलिस बल ने बस्तियों में शक की तलाश पर अभियान चलाया। वहीं एसएसपी मोगा ने बताया कि पंजाब भर में आज कॉस्को ऑपरेशन चलाया जा रहा है और तस्करों और शक्की लोगों के घरों में तलाशी भी ली जा रही है ताकि नशे को रोका जा सके। और इस तरह तलाशी अभियान आगे भी चलते रहेंगे। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਰੇਂਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। आज अपने जड़ा फरीदकोट रेंज है 3 जिला हैं मोगा फरीदकोट और मुक्तसर। इन तीनों जिला के विच आज कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। 2 जगह पे आइडेंटिफाई करके ये कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन असी प्लान करके वर्कआउट कर रहे हैं। और इस ऑपरेशन के तहत असी जड़े पहले NDPS का स्मगलर हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं और एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, कोई पहोड़ा हैं, उनके खिलाफ असी कार्रवाई कर रहे हैं। अगली खबर गुरदासपुर से है, जहां पर पंजाब कांग्रेस से राजा वटिक और पूर्व एमएलए हरप्रताप सिंह अजनाला रावी दरिया से आई बाढ़ का जायजा लेने के लिए कई गांवों में पहुंचे। जहां पर राजा वटिक ने पत्रकारों से बात करते हुए 6 लाख एकड़ से ज्यादा फसल खराब हो चुकी है और अभी तक कहीं गन्ने की खेती खराब नहीं हुई, लेकिन इस बार ये भी खेती खराब हो चुकी है। तो वहीं हरप्रताप सिंह अजनाला ने राजा वटिक का और आए हुए वर्करों का धन्यवाद किया है। डालना चाहूँगा कि जो फ्लड का सीजन रहा ये यहाँ पे मक्की की फसल तो हुई भी ठीक है जी। हाँ अच्छी होगी, अच्छी फसल हुई। मक्के वाला सादा बटवा के इनको दे देते हैं, नहीं होती चलो जैसे आप करेंगे जी। आप राजू जी आप जो हेलो स्वागत है सर। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो मेन प्रमुख विभागों के बाढ़ से जो रिलीफ वर्क चल रहा था उससे एसोसिएटेड उनके विभाग अध्यक्ष के साथ मौजूद हैं। मैं सभी के नोटिस में डालना चाहूँगा कि जो फ्लड का सीजन रहा और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुधवार को रोहतक का दौरा किया और इस दौरान वो जल भराव प्रभावित एरिया का निरीक्षण करते हुए स्थिति
जायजा लेने के लिए पहुंचे और पिछले दिनों से हो रही बारिश के चलते कई गांवों में जलभराव की स्थिति है, जिसका जायजा लेने के लिए पूर्व सीएम खुद के हलके के गांव में पहुंचे और वो लगातार सरकार को घेरने में भी जुटे हुए हैं। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहर में भी जलभराव वाले एरिया का निरीक्षण किया है और कहा कि सरकार द्वारा उचित कदम नहीं उठाए गए, जिसके चलते बरसात के दिनों में ये हालात हो जाते हैं। सरकार समय रहते उचित प्रबंधन करती तो ऐसा नहीं होता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछली काफी समय से अलग अलग जिलों में जल प्रभाव और बाढ़ग्रस्त एरियो का दौरा कर रहे हैं। कर रहा हूँ, अभी बहुत सारे गांव में होकर आया हूँ, बहुत सारे गांव में जाना है, मुंगान रुड़की तक भी जाना है सारे गांव में, और सारा इलाका जलमग्न हुआ है। और अब यहाँ से देख रहे हो आप, इधर 7-7, 8-8 फुट पानी है। तो ये फसल तो गई, अगली फसल की भी कोई उम्मीद नहीं है। और गांव के घरों में भी पानी घुसा हुआ है। 100-150 घर अभी बताया उन्होंने, उनमें दरार आई हुई है। पशुओं के चारे की भी दिक्कत हो रही है। और अब ये जहाँ ऐसा फ्लड आता है वहाँ बीमारी भी आ जाती है। और अगली खबर है पंचकुला से, जहां पर मणिपुर में चल रही हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा पंचकुला में भी प्रदर्शन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा ये बताया गया कि प्रदर्शन पूरे देश भर में चल रहे और उनकी मांग है कि जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हो रही है, कुछ समय पहले वहां पर जिस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसको लेकर सरकार द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी इसके दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी रुक जाओ यार। फरीदाबाद में पिछले काफी दिनों से उमस भरी गर्मी की मार झेल रहे फरीदाबाद वासियों के लिए आज सुबह तड़के हुई तेज बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई और लोगों ने राहत महसूस की, तो वहीं शहर के तमाम इलाकों में जलभराव ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी और बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। खासकर बल्लभगढ़ की कॉलोनियों के निचले हिस्सों में पानी भर गया और जहां बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, वहां ड्यूटी पर जाने वाले लोग भी घर बैठने को मजबूर हो गए। यहाँ तक कि मंदिर में पूजा के लिए भी लोग मंदिरों में नहीं पहुंचे। तेज बारिश के चलते शहर के पार्क भी लबालब पानी से भर गए और लोग मॉर्निंग वॉक करने भी नहीं आ पाए और ना ही ओपन जिम में एक्सरसाइज कर पाए। लोगों का कहना था कि बारिश राहत को लेकर जरूर आई, लेकिन जलभराव ने उनकी दिनचर्या प्रभावित कर दी है। जी, बरसात तो होनी चाहिए, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि गली का निकास नहीं है, पानी भरा रहता है। कई घंटा पूजा भी करने आए तो देखो पानी निकल के आए। इसका कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। ऐसे ही भरा रहता है कई घंटा। हाँ, बहुत ज़्यादा। बच्चे हैं छोटे छोटे, ये में है कि निकले हैं, बड़े गिर जाए पानी में, बताओ क्या करें। बीमारी वैसी चल रही है, कोई ना कोई निकास होना चाहिए पानी को। तो राहत मिली है थोड़ी। हाँ, बरसात होनी चाहिए, राहत तो है ही है, लेकिन पानी तो भरना चाहिए। ऐसे एक घंटा पानी हो रहा है गली में, घरन में, बड़ों हमारे में। और ये अंकल आए मोटरसाइकिल पे आए पूजा करवाने, ये भी गली में पीछे रहते हैं। करो अंकल। कहेंगे बार बार कह कह के परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है। मैं बताऊं कितनी बार डोल डोल के परेशान है लिए, कोई सुनाई नहीं है। कि में कोई लिकार नहीं है पानी को समाधान हो तब तो ये जाए भी कहीं, समाधान नहीं है इसका। बरसात तो ये कह कह के परेशान है। छोटे छोटे बच्चे हैं और पूजा पाठ वाले भी आते हैं, सब कोई करने वाले सब परेशान है। ठीक है। डिंडोरी आदिवासी बहुल जिला है, जहां पर गरीब भोले भाले आदिवासी रहते हैं और राजस्व विभाग के बंटवारे के द्वारा गरीब किसान की भूमि का सीमांकन करने के नाम पर 10,000 रुपए मांगे गए और बाकी के 3,000 नहीं देने पर किसान की भूमि का सीमांकन आज तक नहीं किया गया। जबकि 12 जुलाई को पटवारी शेर प्रताप ठाकुर के द्वारा भूमि स्वामी पति राम सुनहा दादर निवासी की भूमि के सीमांकन हेतु आसपास के अन्य किसानों को पत्र लिखकर दिनांक 14 जुलाई को उपस्थित रहने के लिए कहा गया था, लेकिन भूमि स्वामी पति राम सुम्हा दादर के द्वारा 7,000 दिया गया। बाकी के 3,000 पटवारी को नहीं देने की वजह से उनकी भूमि की सीमांकन नहीं किया गया, जिससे किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं।
ये सुनादादर ग्राम पंचायत का एक मैटर आया मेरे पास। पतिराम पट्टा जी हैं, सुनादादर से किसान हैं। इनकी ज़मीन को श्रीमांकन करने का आवेदन किया गया था और उस आवेदन को लेकर इनके वर्तमान में जो तत्कालीन पटवारी शेर प्रताप सिंह के द्वारा नामांतरण के नाम से 10,000 रुपये की मांग की गई थी। इन्होंने अपने किसान सम्मान निधि के पैसा जो इनके खाते में आया था उसको निकालकर 7,000 रुपये पटवारी को देने के बावजूद 3,000 न दे पाने के कारण 7-8 महीने से इनका काम आज तक लटका के रखे थे, जिसकी शिकायत इन्होंने लेकर मेरे पास आए 3 दिवस पहले। आज जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय द्वारा एक आवेदक पतिराम के साथ में सुनादादर का है कि उन्होंने पटवारी को पैसा दिया है और उसके बाद भी उसका सीमांकन कार्य नहीं किया गया। ये आवेदन मुझे प्राप्त हुआ है। अभी मैं इसके लिए टीम बना रहा हूँ। मैं तहसीलदार साहब को भेजूँगा जाँच के लिए। अभी इसके बारे में जाँच होने के बाद पता चलेगा कि क्या कार्रवाई है। जैसे कि सीहोर के विश्व प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा के आश्रम तक जाने वाली रोड हुई गड्ढों में तब्दील। इसी को देखते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने किया अनोखा प्रदर्शन और वर्तमान बीजेपी विधायक करण सिंह वर्मा के खिलाफ नारेबाजी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में देश विदेश से रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उन्हें इस रोड के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश और देश और विदेश से श्रद्धा से भरे हुए श्रद्धालु कुबेरेश्वर धाम आते हैं। एक सीहोर की नई पहचान इस आश्रम के द्वारा मिली है और जब इतने लाखों करोड़ लोग आते हैं, उनके आने जाने का जो रास्ता है वो आपके सामने है। लोग चल नहीं पा रहे हैं, मोटरसाइकिल में गिर जाते हैं, गाड़ियों के चैम्बर टूट जाते हैं और लगातार मांग करने के बाद जब सरकार जो कि कहीं न कहीं अंधी और बहरी हो गई है, उनको नहीं अपनी आवाज़ पहुंच रही, तो एक अनूठा प्रदर्शन हमने किया। हमारी पुरानी परंपरा थी कि उस समय पे प्राचीन लोग जब रास्तों में कीचड़ मच जाता था, चल नहीं पाते थे, तो गेड़ी के माध्यम से चलते थे। उस पुरानी याद जहाँ एक और भारतीय जनता पार्टी विकास पर्व मना रही है, वो विकास के दावे यहाँ पर खोखले हो रहे हैं। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।